दिल्ली में केशव मौर्य को बुला करके सोफा पर बैठा के मोदी जी समझा रहे हैं कि देखो तुम पिछड़ी जाति के हो, हम भी पिछड़ी जाति के हैं। ये टिकट मांग रहे कि हमको कभी मथुरा से टिकट दे दो, तो कभी अयोध्या से टिकट दे दो, तो कभी बनारस से टिकट दे दो। ये खाली भाजपा से टिकटें मांग रहे हैं बेचारे। तुम जहां थे अब वहां से भी विदाई कर दूंगा, पीएम का सपना छोड़ दो। तो वही गाना मोदी जी गुनगुना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पैसा बांट रही है, मोबाइल बांट रही है, उसमें कपड़ा बांट रही है। चलिए, आपसे बात हुई लंबी, ये हमको थोड़ा और समझा दीजिए, क्योंकि आपकी बड़ी पकड़ है, सबसे आप मिलते रहते हैं अंदर का। हम लोग तो कोरोना की वजह से बहुत जा भी नहीं पा रहे हैं। योगी जी ये गोरखपुर के बजाय अयोध्या से क्यों चुनाव लड़ने जा रहे हैं? गोरखपुर में कोई वोट देने को तैयार नहीं है। अयोध्या में देख रहे हैं बाबा लोग भी अपना चिमटा बजा ही रहे हैं कि आवा। हाँ, कल वहां कोई बाबा लोग नाराजगी जता रहे थे, लेकिन हमको जब लोग कल कह रहे हैं कि वहां तो योगी जी ने आचार संहिता जिस दिन लगी है उसके एक दिन पहले या उसी दिन वो सारे बूथ लेवल सब जगह का वो एक झोला बांटा है, जिसमें मोबाइल फोन भी है और भी कुछ चीजें हैं उसमें जो बता नहीं रहे हैं, तो वो सब पहले से तैयारी कर लिए वहां। ये गुजरात से 25,000 गुजरात से लोग आए हैं और 25,000 लोग मध्य प्रदेश से आए हैं और वहां से ट्रकों में लद लद करके पैसे आ गए हैं। अच्छा। अब यहाँ झोला जो पैक बट रहा जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी पैसा बांट रही है, मोबाइल बांट रही है, उसमें कपड़ा बांट रही है। और वो ले जाकर के, चूंकि गुजरातियों को कोई चिन्हेगा नहीं, अगर गांव का आदमी बांटेगा तो चिन्ह जाएंगे लोग, तो बाहर का आदमी आके बांट रहा तो कह रहा है कि नहीं नहीं भैया हम खाली वैसे फ्री में दे रहे हैं। तो जब लोग फ्री में सुन रहे हैं तो लेके चुप पे चले जा रहे हैं। जब ले जाके घर झोला खोल रहे हैं तो उसमें मोदी योगी की फोटो लगी हुई है कि वोट फॉर मोदी, वोट फॉर योगी, इज्जत बचाइए, इस बार किसी तरह सरकार बनवाइए, ये आपके लिए योगी जी ने भेजा है, मोदी जी ने भेजा है। ऐसा एक पत्र लिख करके उसमें डाला हुआ है बाकायदे टाइप करके। तो अच्छा, आप ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का बड़ा बीजेपी प्रचार कर रही है, आप चले हैं उस पे चले हैं। अगर संभाल के गाड़ी में ना बैठिए तो ड्राइवर अगर ब्रेक मार दे तो ड्राइवर शीशा तोड़ के बाहर चला जाएगा, पीछे वाला सीट पर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाएगा। रोड बनी है, बड़ा खराब बनी है। बहुत 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 बता तो रहा हूं, मैं तो अक्सर आ जा रहा हूं, तो हम ड्राइवर से कहते हैं भैया संभाल के लेके चलो, बल्कि 1 घंटा लेटर चलो, कहीं तुम बाहर न चले जाओ, हमको ना गाड़ी चलाना पड़े। तो ऐसा ना हो। देखिए, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये चर्चा करते हैं और आप बड़े हैं, अनुभवी हैं, कोई मकान बिना फिनिश हुए क्या गृह प्रवेश हो सकता है? सवाल है ना। और ना तो सर्विस लेन बनी, ना तो लखनऊ से गाजीपुर तक एक शौचालय बन पाया, ना तो एक पेट्रोल पंप बन पाया, फेंसिंग में नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये जल्दबाजी में मैं देखा कि योगी जी को पैदल करने के लिए मोदी जी ने उस सड़क का उद्घाटन जिस दिन किया उस दिन योगी जी को पैदल कर दिया। फिर वही गाना शूट करने लगा जो मैंने सुनाया कि मोदी जी गुनगुना रहे थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तुम जहां थे अब वहां से भी विदाई कर दूंगा, पीएम का सपना छोड़ दो। तो वही गाना मोदी जी गुनगुना रहे थे। और उसकी सच्चाई 5 दिन बाद जब पूरे देश में किरकिरी हुई मोदी जी की, तो मोदी जी ने योगी जी के कंधे पर हाथ रख के फिर फोटो वायरल कराया कि नहीं नहीं हम लोगों में खटपट नहीं है। फिर वहीं आप चलिए आपके विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में योगी जी को कमरे में बंद कर दिए, अब मोदी जी बेचारे कुर्ता पहनले कूद गए गंगा जी में। वो तो अकेले चल रहे थे। अब आप बताइए कि आप भी गंगा जी गए होंगे नहाने, तो कम से कम कपड़ा उपड़ा तो निकाल के गंगा जी में नहाए होंगे, और पूरा कपड़ा पहले कूद गए। और जन सूचना विभाग का पैसा लगा, अखबारों में 3-3 पेज की विज्ञापन निकला, कहीं योगी जी की फोटो नहीं निकली, वहां भी आप देख लिए। और मजे की बात, इधर योगी जी को पैदल कर दिए, तुम पैदल चलो,
और दिल्ली में केशव मौर्य को बुला करके सोफा पर बैठा के मोदी जी समझा रहे हैं कि देखो तुम पिछड़ी जाति के हो, हम भी पिछड़ी जाति के हैं, और तुमको योगी स्टूल पर बैठा दिया, और केशव उनको स्वतंत्र पिछड़ी जाति का वो भी है और उसको फाइबर की कुर्सी में बैठा दिया। तुम लोग ऐसा करो कि ये दोबारा मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है, ये दोबारा मुख्यमंत्री न बनने पावे, इस तरह का काम करो। तो वहां से वो लोग आकर के उसी काम में लगे हुए हैं। तो इसीलिए आप वहां से भगदड़ मचवा रहे हैं क्या? है? आपको मोदी जी ने कहा क्या? है? अब और बात नहीं बताएंगे, सरकार बन जाएगी तब फिर मिलेंगे तो बताएंगे। नहीं ये बताइए, नहीं ये क्या मतलब योगी जी का प्रधानमंत्री का सपना देखना उनके लिए नुकसान कर रहा है? अब इंडिया टुडे में इन्होंने पैसा देके खबर छपवाई, अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, फिर एक मैगजीन टाइम्स मैगजीन छपती अमेरिका से, अंतरराष्ट्रीय मैगजीन है, उसमें इन्होंने अपना समाचार छपवाया, अपने को एक नंबर दिखाया। उसके बाद इनके कुछ जो ब्यूरोक्रेट इनको कहा कि आप तो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, तो इनके लोग नारा लगाने लगे कि अगला पीएम योगी महाराज, अगला पीएम योगी महाराज। एक खबर चली गई दिल्ली, जब ये खबर लगी अमित शाह को तो आग बबूला हो गए अमित शाह। अब आग बबूला हो क्या होगा फिर? अमित शाह का क्या होगा? अगर मोदी के बाद आएंगे तो अमित शाह कहाँ जाएंगे? इसी नाते इनको किनारे लगा रहे हैं। अभी भाजपाइयों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है अंदर। ये अमित शाह और मोदी, एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि कृष्ण गोपाल जी के बदौलत योगी जी उछल रहे थे यहाँ, क्योंकि कृष्ण गोपाल संघ के यहाँ जिम्मेदार पद पे थे। जब तक वो कृष्ण गोपाल जी के साथ थे तब तक ये बहुत बोल रहे थे, और योगी मोदी जी ने क्या किया, कृष्ण गोपाल को ही हटा दिया। अब ये तो किसी की तरफ के नहीं हुए, पलिहर के बानर हो गए। अब ये टिकट मांग रहे कि हमको कभी मथुरा से टिकट दे दो, तो कभी अयोध्या से टिकट दे दो, तो कहीं बनारस से टिकट दे दो। ये खाली भाजपा से टिकटें मांग रहे हैं बेचारे। अब क्या करें, ये हाल हो गया है योगी जी का। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मुझे खाली एक चीज बता दीजिए, देखिए बीजेपी के लोगों को वो कहते हैं उस्ताद हैं इस बात के कि वो चुनाव हारने पे भी सरकार बना लेते हैं, चाहे गोवा हो, चाहे मेघालय हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो। तो अभी ये हमको समझाइए कि चुनाव के बाद ये सारा कुनबा जो अखिलेश यादव के साथ अगल बगल है, ये इकट्ठे रहेगा? इसका कोई क्या, इसकी क्या गारंटी है? हम गारंटी लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं। हम उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं जो अपनी पार्टी, अपने गठबंधन के नेता हैं। हम जानते हैं कि भाजपाई अपने यहाँ से पैसा दे दे भेज दिए हैं, वो आकर के यहाँ बोली लगा रहे हैं कि ले लो माल, हमको टिकट दे दो। तो हम अखिलेश जी कहते हैं कि यही है दलाल। यही है दलाल, इससे सावधान रहना, अपनी पार्टी के लोगों को लड़ाओ, बाहर सोच लेना। तो हम लोग अलर्ट हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई एजेंडा बनाएंगे कि फिर बाद में झगड़ा ना हो, कि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने हिस्सेदारी नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो कोई कार्यक्रम भी साझा बनाएंगे? कार्यक्रम तय है। हम लोग मुद्दों के आधार पर, जो हमने आपसे बताया कि जातिवार जनगणना 6 महीने में करा देंगे, शपथ लेते ही 300 यूनिट बिजली 5 साल लगातार देने की घोषणा कर देंगे, अन्ना पशु से निजात किसानों को दिलाने का काम करेंगे, जो सड़क पे अन्ना पशु से दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे निजात दिलाने का प्रयास होगा। हम लोग गरीबों का इलाज फ्री में देने की बात होगी। गन्ना किसानों के सवाल पे उनका भुगतान करने के लिए पूरी कोशिश होगी कि उनका भुगतान कर दिया जाए। जो प्रदेश में अमन चैन बिगड़ा हुआ है उसको हम लोग बहाल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात की गठबंधन की शर्तें जिस दिन हम लोगों ने बैठा, हमने साफ साफ सबसे कह दिया कि देखो सरकार बनेगी, सभी लोग मंत्री बनोगे, सरकार का हिस्सा रहोगे, इसके अलावा कोई कुछ सोचना मत। जो बात हम लोग किए इसी मुद्दे पर सबको खड़े रहना है, तब तो साथ रहो, और नहीं तो अभी से ही आप लोग चले जाओ। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग आपके साथ रहेंगे, हम लोगों को बहुत सीट नहीं चाहिए, हम लोग जो लोग हैं हम ही लोग चुनाव लड़ेंगे, हम लोग बाहर से किसी को नहीं लड़ाएंगे। आपने एक बात अभी कही थी, वो मैं पूछना उस समय रह गया था, लेकिन वो जरूरी है। आपने कहा था कि इन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी कि बच्चे नौकरी में आ जाते। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के यूपी के चेयरमैन है श्री नेत साहब, उन्होंने कहा कि साहब हम जो इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो बहुत सारे पोस्ट इसलिए खाली रह जाती हैं टेक्निकल,
कि योग्य उम्मीदवार नहीं है, यानी पढ़ाई जो इतनी खराब हो रही है यूनिवर्सिटी में, डिग्री में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, मेडिकल कॉलेज तो खोल रहे हैं, डॉक्टर नहीं। तो आप ये सुनिश्चित करेंगे कि पढ़ाई जो हो उससे लोगों को मतलब ऐसी हो कि कम से कम कहीं इम्तिहान दें तो पास हो, मतलब टेक्निकल और ये सब पढ़ाई में कुछ सुधार कराएंगे? देखिए, जो वास्तव में बच्चे पढ़ने वाले हैं, सच बता रहा हूं, जो बच्चे गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित या सामान्य वर्ग के जो असहाय गरीब बच्चे हैं, जो योग्य हैं, वो बेचारे पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, पहली चीज है। और जिनके पास पैसा है, जो अमीर लोग हैं, उनके बच्चे तो आवारागर्दी करते हैं, स्कूल में जाकर के गुंडागर्दी करते हैं, तो वो कहां से होंगे। और दूसरी चीज जो वो आरोप लगा रहे हैं, आप देखिए, इसी सरकार की अगर हम बात करें तो पेपर लीक करा करा करके आप नंबर हाईएस्ट बढ़ा देते हो। तो आप जब पेपर बेच रहे हो 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख में पेपर आप बेच रहे हो, तो जो पेपर खरीद करके पेपर देगा वो तो मेरिट पाएगा ही। जो बच्चा पढ़ने लायक है, जो पढ़ करके मेहनत से परीक्षा दिया है, पेपर जो खरीद करके एग्जाम दिया है, वो तो पाएगा 80 नंबर, 90 नंबर पा जाएगा। जो मेहनत करके पढ़ रहा है वो तो 60 नंबर पाएगा, 50 नंबर, 70 नंबर पाएगा। तो अब 90 और 70 में मुकाबला कैसे करेंगे? अब उन्होंने मानक बना दिया कि 80% लोगों की भर्ती हम करेंगे और उसके नीचे नहीं करेंगे। तो 90-80 के बीच में तो वही लोग हैं जो पेपर खरीद करके आए। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनका तो हुआ नहीं। ये स्थितियां तो यही लोग पैदा कर रहे हैं ना। तो सरकार में बैठे हुए लोग आप सुधारेंगे कैसे, यही तो हम पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, हम आपको एक उदाहरण बता दूं। बड़ा बूथ पे वोट लूटा जाता था, बड़ी धांधली होती थी कि उस गांव में वो बक्सा लूट लिया गया। एक ईमानदार छवि का व्यक्ति चुनाव आयोग बैठा, टीएन सेशन, और 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करा दिया, और खाली होमगार्ड को काला साफा, काला बनवा करके और कह दिया कि हम गोली मार देंगे। बूथ पर अगर दिखाई दे दिया कोई वोट लूटने वाला, हम गोली मार देंगे। और उन सबको वही जो होमगार्डों को मिलता है नकली बंदूक, वही थमा दिया, और वो खाली तान के बैठे रहे 5 घंटा। और 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव में कहीं बूथ पर चू तक कोई नहीं बोला। तो देखिए, सबसे बड़ा बात की ईमानदार तो पहले व्यक्ति हो। जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा, जब जिस सरकार में जिले बिक रहे हो, आपने देखा नोएडा का एसपी बोला ना कि 60 लाख, 80 लाख, 70 लाख में जिले बिक रहे हैं। तो जब जिले बिकेंगे तो थाना बिकेंगे, तहसील बिकेगी, ब्लॉक बिकेगा। तो सबसे पहले तो ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए कि जब एलएक्सी दफ्तर में ही घुस शुरू हो जाएगा, यहां से डीएम भेजे जाएंगे तो पहले यार रिश्वत जमा करो तो जाओगे, तो कैसे वहां ईमानदारी होगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब राजा ईमानदार होगा तो अधिकारी तो डरते हैं, कांपते हैं। ये हमारा अपना है, देखिएगा ना, बनने दीजिए सरकार। जो यही आज घुरुक रहे हैं थाने पर गरीब कमजोर लोगों को, यही सम्मान से बैठा के कुर्सी पर पानी पिलाएंगे, इज्जत से पूछेंगे, वो काम हम करके दिखाएंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत अच्छी बातचीत की, और आपने जो मूल बातें हैं वो हमें समझाई, इसके लिए आपका शुक्रिया बहुत बहुत।